हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। देखो, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो लेक्चर सीरीज है अपना, तो उस सीरीज में आज अपना ये लास्ट लेक्चर है ना। लास्ट लेक्चर है। इसमें क्या करेंगे अपन? इम्पोर्टेंट ट्रीटीज और कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी किए हैं ना, तो आप उन सबको देखें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं उस हिसाब से प्रैक्टिस करें। तो आई सपोज इस वाले पोर्शन में आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और जैसा हमेशा बता रहा हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस मैपिंग प्लस करंट अफेयर्स, इन तीनों का मिश्रण और प्लस प्रीवियस चारों चीज़ों का ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये चारों का मिश्रण और इनकी समझदारी आपको इस सेक्शन में सफलता दिलाएगा। यही इसकी अप्रोच है, हमेशा से यही बताता आया हूं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन। अब देखो, जल्दी जल्दी इनको पढ़ते हुए चलते हैं। ये सब रटने वाली चीजें हैं, रटने वाले पॉइंट्स हैं। रटने वाले पॉइंट्स को निकाल निकाल के चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और बहुत कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस पूछ सकते हैं। और करंट अफेयर्स में ये चीजें मेंशन रहती हैं, तो उससे लिंक कर करके इनको पढ़ते रहना। इट इज अ यूनाइटेड नेशंस मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट डिफाइंस हु इज अ रिफ्यूजी। मतलब रिफ्यूजी की तो डेफिनेशन दी हुई है इसके अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंडर में है। एंड सेट्स आउट राइट ऑफ इंडिविजुअल हु आर ग्रांटेड असाइलम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशंस दैट ग्रांट असाइलम। अब मान लो आपको कोई देश शरण देगा, तो उनकी भी, जो देश आपको शरण देगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको शरण दी और आपको मजदूर बना लेंगे वहां पे। तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और शरणार्थी के रूप में आपके कुछ राइट्स भी हैं, तो वो सब भी इसमें डिफाइन किए गए हैं। और ये कन्वेंशन ये भी बताता है कि कौन से लोग जो हैं वो रिफ्यूजीज की श्रेणी में नहीं आते, एज अ रिफ्यूजी क्वालिफाई नहीं करते। जैसे वॉर के क्रिमिनल्स हैं, दोज आर नॉट रिफ्यूजीज। अगली चीज, इट ऑल्सो प्रोवाइड सम वाइस वर्सा ट्रेवल फॉर होल्डर्स ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स इश्यूड अंडर द कन्वेंशन। बड़ी अच्छी बात, वीजा फ्री ट्रेवल है ना। अब मान लो कोई बेचारा रिफ्यूजी है, उसका तो घर वर चल गया, तो डॉक्यूमेंट्स उसके तो बचे ही नहीं, तभी तो वो रिफ्यूजी है। ऐसा थोड़ी है कि, है ना भाई, जब उसके घर पे आग लगाएंगे या फिर उसके साथ में कोई कैजुअलिटी होगी, तो उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई जा अपने वो सब लेके चले जा, अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो ये वाले इश्यूज भी सामने आते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इट बिल्ड्स ऑन आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948 का, उस पर बिल्ड किया गया है, जो कि कहता है कि राइट ऑफ पर्सन टू सीक असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन इन अदर कंट्रीज। तो देखो, यूनाइटेड नेशंस में, ह्यूमन राइट्स में, इन सब में क्या है, आदमी का जुगाड़ किया गया बढ़िया से। हर तरीके से इंसान को शांति मिले, उसका जीवन किसी भी सिचुएशन में सही से चले, तो उसकी पॉलिसी मेकिंग तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ऑल टुगेदर आउटकम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबको सहयोग से काम करके तो चलना ही होगा, वरना काम कैसे चलेगा। आगे देखते हैं। इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? नॉन रिफाउलमेंट, जो कहता है कि अ रिफ्यूजी शुड नॉट बी रिटर्न टू अ कंट्री वेयर दे फेस अ सीरियस थ्रेट इन देयर लाइफ ऑफ टू देयर लाइफ ऑफ फ्रीडम। है कि नहीं भाई? जब तक उनके सर से खतरा टल नहीं जाता, तक तब तक उनकी मदद की जानी चाहिए। आगे देखते हैं। 1967 का प्रोटोकॉल ब्रोडन तक करता है इस कन्वेंशन की एप्लीकेशन को। मतलब इस ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा, उसके एम्बिट को बड़ा करता है। ज्योग्राफिकल और टाइम लिमिट को ये प्रोटोकॉल रिमूव करता है, जो कि 1951 के कन्वेंशन में बोली गई थी। यूनाइटेड नेशन यूएनएचसीआर एज अ गार्जियन सर्व करेगा 1951 के कन्वेंशन को, और 1967 में इसके तहत जो प्रोटोकॉल बनी थी उन दोनों को। तो इसका गार्जियन कौन है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन कमीशन फॉर राइट्स, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर में आती है। आगे देख लेते हैं। यूएसए और वेनेजुएला
आर पार्टीज ओनली टू द प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल में तो दो ही पार्टी हैं, यूएस और वेनेजुएला। और कंट्रीज दैट हैव रेटिफाइड द रिफ्यूजी कन्वेंशन आर ऑब्लाइज्ड टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज दैट आर ऑन देयर टेरिटरी इन अकॉर्डेंस विद इट्स टर्म्स। इंडिया जो है मेंबर नहीं है इस, ना तो इस कन्वेंशन का ना इस प्रोटोकॉल का। तो देखो प्रोटोकॉल का याद रखना, प्रोटोकॉल में तो यूएसए और वेनेजुएला ही है, तो ये तो याद रख ही सकते हो यार, वेनेजुएला। और रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है उसमें बहुत है। तो देखो पार्टीज टू द कन्वेंशन, पार्टीज टू बोथ, पार्टीज टू ओनली 1967 प्रोटोकॉल। तो केवल प्रोटोकॉल में जो आ रही हैं वो केवल दो ही पार्टी हैं, और कन्वेंशन में है और पार्टी प्रोटोकॉल में भी है, तो ये डार्क ग्रीन वाली हो गई सारी। और केवल कन्वेंशन में है तो ये लाइट ग्रीन हो गई ये। और इन दोनों के बाहर नॉन मेंबर है तो इंडिया है, मंगोलिया, पाकिस्तान, और ये साउथ ईस्ट एशिया वाले हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है। तो यूएस और वेनेजुएला है ना केवल प्रोटोकॉल के मेंबर है, कन्वेंशन के मेंबर नहीं है, और बाकी सारे कंट्रीज दोनों के मेंबर मिला के साथ में। इसको याद रखना है हमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। देखो टॉर्चर किया जाता है ना, टॉर्चर, टॉर्चर भी तो नहीं किया जाना चाहिए ना, किसी को भी नहीं किया जाना चाहिए। तो क्रूअल, इनह्यूमेन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट जो है वो टॉर्चर कहलाता है। तो 1984 में अडॉप्ट किया था इस टॉर्चर को खत्म करने के लिए। 161 नेशंस ने इसको रेटिफाई किया, जिसमें पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान पार्टी है। ये सब इसमें पार्टी है, लेकिन पाकिस्तान इसका पार्टी भी है और फिर भी टॉर्चर देखा जाता है वहां पर काफी कम्युनिटीज पे। थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी होता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए। इंडिया ने साइन तो किया है इसको, among the only 9 countries worldwide which are yet to ratify this cruel convention, लेकिन इंडिया ने इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। It requires an amendment, क्यों? क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना अपना, उसमें अमेंडमेंट और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इन दोनों में अमेंडमेंट करके इसको एकोमोडेट करके, और कंपनसेशन का हिसाब किताब, और बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है? अब देखो मेरे को टॉर्चर किया तो इसके सबूत कौन देगा? एग्रीव्ड पार्टी देगी या फिर जिस पर हमें केस ठोका गया वो पार्टी देगी। तो इस तरह के कुछ प्रोविजंस वाला हिसाब किताब चल रहा है, तो उसमें सुधार आ जाएगा तो हम रेटिफाई भी कर देंगे। The UN Convention will help to tide over difficulties in extraditing criminals from foreign countries due to the absence of a law preventing harsh treatment by authorities। बोल बच्चन वाली बात थी, इसको फिर से देख लेना। तो ये वाला हो गया अपना टॉर्चर वाला। कुछ की प्रोविजंस देख लेते हैं। इसके की प्रोविजंस को देख लेते हैं। पहला की प्रोविजन क्या है? प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर शैल बी एब्सोल्यूट एंड शुड बी अपहेल्ड इवन इन द स्टेट ऑफ वॉर। देखो वॉर के अंदर भी टॉर्चर के लेवल पे नहीं होना चाहिए कि मतलब आपने सैनिकों को पकड़ लिया और वहां के नागरिकों को पकड़ लिया और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ये टॉर्चर वाला जो प्रोहिबिशन है वॉर के टाइम पे भी। Each state party shall take effective legislation, administrative, judicial or other measures to prevent act of torture and consider it as a criminal offense within the legal system। हो रहा है ना कि हमारे सीआरपीसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट लेके आने हैं, तो लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल हर टाइप के मेजर्स देने चाहिए कि टॉर्चर को हम कवर अप कर पाए। देखो लीगल सैंक्शन तो डालना पड़ेगा ना, वरना टॉर्चर कर्ब हो नहीं पाएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज, each state party shall ensure to victim or of torture an enforceable right to fair and adequate compensation। बिल्कुल सही बात है। टॉर्चर पे तो क्या बोलते हैं, इंश्योर करें कि उनको टॉर्चर नहीं किया जाए, और फेयर और एडिक्वेट कंपेंसेशन का भी प्रावधान होना चाहिए। नो एक्सपेल और एक्सट्रेडिशन ऑफ अ पर्सन टू अ स्टेट वेयर देयर इज अ सब्सटेंशियल ग्राउंड फॉर डेंजर एंड बीइंग सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। जहां पर लगता है, अंदेशा है कि टॉर्चर हो सकता है, तो वहां पर
ये सब चीज़ों का हिसाब किताब होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, state shall ensure that an individual who alleges that he has been subjected to torture will have his case examined by competent authority. competent authority, impartial authority अगर केस को एग्जामिन करेगी तो न्याय संगतता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। देखो बोल बच्चन वाली चीजें हैं, इनको मैंने देखो एक तो क्या है, इस कोर्स के अंदर मैंने सभी पॉइंट्स एकदम प्रॉपरली डाल दिए हैं, तो कोई इसमें समस्या होएगी नहीं ज्यादा अपने को, है ना, आराम से सारे निकल के आ जाएंगे, यानी इनको पढ़ भी लेंगे। उसके अलावा जनरल सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और वही क्वेश्चन किस तरह के पूछते हैं आपको आइडिया लगी गया है, बस उस हिसाब से आपका ये हो जाएगा। स्टेट शेल टेक अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ टॉर्चर इनटू कस्टडी एंड इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन और एक्सट्रेडिट दैट पर्सन। गिल्टी, जो गलत काम कर रहा है ना, जो गिल्टी है, उसको सजा देना ही चाहिए, उसको साइड में ले जाओ और उसकी करो पिटाई, कस्टडी में ले लो, है ना, इससे ही तो प्रिवेंट हो पाएंगी चीजें। तो ये इसके की प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट, लॉ कमीशन ने ऑफ इंडिया रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट शुड रेटिफाई इट, गवर्नमेंट इस चीज को रेटिफाई करे। और लॉ कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया है कि जेल के अंदर लाइफ फॉर पब्लिक सर्वेंट्स कन्विक्टेड ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब लॉ कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड लाइफ इन जेल फॉर पब्लिक सर्वेंट कन्विक्टेड ऑफ टॉर्चर। बिल्कुल, पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं ना हमारे एक सेकंड उनका भी तो हिसाब किताब गलत हो सकता है ना, तो उसके लिए भी प्रोविजन दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेट पार्टीज कौन सी, ये ग्रीन वाली मैपिंग देख लेना पूरी। रेटिफाई जिन्होंने नहीं किया है, इंडिया ने नहीं किया है, सूडान ने नहीं किया है ना, ये वाले, और फिर जिन्होंने साइन भी नहीं किया है वो बाकी कंट्रीज हैं ये सारे। विकिपीडिया से हमने इसको मैप को लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, वार्साओ कन्वेंशन, ये क्या है, सिविल एविएशन से रिलेटेड है, सिंपल कन्वेंशन है, इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं सिविल एविएशन के। देखो सिविल एविएशन ये होता है कि मैं एक सिविलियन हूं, मेरे को हवाई जहाज से एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाना है, तो सिविल एविएशन हो गया। एयरफोर्स का यूज करेंगे, मिलिट्री का यूज करेंगे तो मिलिट्री एविएशन हो जाएगा। ये डिफाइन क्या करता है, पोटेंशियल लाइबिलिटी that an international carrier faces with regard to transport of people and luggages of various kinds। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई वार्साओ कन्वेंशन क्या है ना, तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगी यूपीएससी, और एक कोई जनरल सी चीज डाल देगी। तो ये हो गया वार्साओ कन्वेंशन, ये कॉमन फ्रेमवर्क बनाएगा कि डिस्प्यूट हो जाए तो सभी पार्टीज के बीच में, है ना, अलग अलग कंट्रीज कैसे उन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सकती है, तो उसका एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाने का काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन क्या है, मल्टीलेटरल ट्रीटी एडॉप्शन बाय मेंबर स्टेट्स इन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन भी याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग है, वो ओजोन से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है सिविल एविएशन वाला। न्यूज में हो तो उससे कुछ लिंक कर लेंगे। नेक्स्ट, इट अमेंडेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ वार्सो कन्वेंशन रिजीम concerning compensation for the victims of air disaster। बड़ी अच्छी बात। आगे देखते हैं, फिर देखते हैं अपन वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन क्या है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि डिफाइन करती है डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट कंट्रीज। मतलब देखो सीधी सी बात है, वियना कन्वेंशन के तहत क्या होता है, इंडिया है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इंडिया का एम्बेसडर है और इंडिया में पाकिस्तान का एम्बेसडर है, दोनों में एक दूसरे के एम्बेसडर्स हैं। तो ये एम्बेसडर्स हैं एक दूसरे के, तो युद्ध हो गया दोनों के बीच में। तो ऐसा हो गया कि भाई पाकिस्तान इंडिया के एम्बेसडर को दबोच लेगा और इंडिया पाकिस्तान के एम्बेसडर को दबोच लेगा, तो उससे तो काम नहीं होएगा ना। तो बोले इन एम्बेसडर्स पर कोई हमला नहीं करेगा, है ना, कोई इस ऐसा हिसाब किताब नहीं होगा, तो उसके लिए ध्यान दी जाती हैं चीजें। तो ये एक कन्वेंशन बना हुआ है कि हम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत एक दूसरे के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको परेशान नहीं करेंगे, बस इस तरह का काम ये कन्वेंशन करता है।
So it specifies the privileges of a diplomatic mission that enables diplomat to perform their function without fear or coercion or harassment by the host country. एक तो ये चीज, the convention forms the legal basis for diplomatic immunity और it ratifies by 192 countries, जिसमें कि केवल पलाऊ, सोलोमन आइलैंड और साउथ सुडान नहीं है, बाकी सब ने वियना कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है। क्योंकि यार फॉरेन एम्बेसडर तो सबके हैं ना, फॉरेन एम्बेसडर तो सबके हैं एक दूसरे जगह पे, तो उसका फायदा तो सबको मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मेंबर कंट्रीज हैं, साउथ सुडान और इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पढ़ा दिया गया है, डब्ल्यूटीओ में उसमें आ जाता है, लेकिन हल्का सा इसको भी कवर कर लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीए के मेंबर नेशंस के बीच में। ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स फिट करता है, सेट करता है फॉर द रेगुलेशन बाय नेशनल गवर्नमेंट्स फॉर मेनी फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एज अप्लाई टू द नेशनल ऑफ डब्ल्यूटीओ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, पेटेंट वगैरह करवाते हैं ना, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है ना, तो उससे रिलेटेड। ट्रिप्स जो है वो नेगोशिएट करा गया था उरुग्वे राउंड ऑफ गैट इन 1994, फिर 95 में तो बन ही गया था अपना डब्ल्यूटीओ, है ना, बड़ी अच्छी बात। नेक्स्ट देख लेते हैं, उरुग्वे राउंड में 1994 में गैट के में इसको डिस्कस किया गया था, ये याद रखना। इसने इंट्रोड्यूस किया क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इंट्रोड्यूस किया इनटू द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, remains the most comprehensive international agreement on intellectual property to the date। बड़ी अच्छी बात। दोहा जो डिक्लेरेशन हुई थी उसने स्टेट किया था दैट ट्रिप्स शुड बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट्स ऑफ टू प्रोमोट एक्सेस टू मेडिसिन फॉर ऑल। दोहा में ट्रिप्स को इस तरह से डिस्कस किया, बड़ी अच्छी बात। नेक्स्ट देखो, मेडिसिन फॉर ऑल क्यों, एक मेडिसिन बना लिया आपने, उसको करवा लिया पेटेंट, अब उससे आप ये तो है नहीं ना कि एवरग्रीनिंग करते जाओगे और हमेशा उसका बेनिफिट उठाते लाओगे। मेडिसिन वगैरह का यूज किया जाता है लोगों की सेवा के लिए, है ना, पर उसको बिजनेस वेंचर ना बना लो, तो कुछ रेगुलेशंस तो होना चाहिए ना, वो चीज वाला हिसाब किताब। ट्रिप्स रिक्वायर्स डब्ल्यूटीओ मेंबर टू प्रोवाइड कॉपीराइट राइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, पेटेंट्स, न्यू प्लांट वेराइटीज और ट्रेडमार्क, इन सब पे ये काम करेगा। तो साइंस एंड टेक में आपको पढ़ा दिया गया होगा, वहां पर इन सब के मतलब आपको समझा दिए होंगे प्रॉपरली, सब देख लेंगे इसको वहां पे। नेक्स्ट, द ऑब्लिगेशन अंडर ट्रिप्स अप्लाई इक्वली टू ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट, बिल्कुल। However, developing countries were allowed extra time to implement the applicable changes to their national laws। डेवलप्ड कंट्रीज का मामला एकदम सही हो चुका है, तो वो तो सीधे सीधे इफेक्ट से काम करना स्टार्ट कर देंगे, और डेवलपिंग कंट्रीज है उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया गया है अपने नेशनल लॉ के हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर लें। आगे देखते हैं किम्बरले प्रोसेस क्या है। देखो सीधी सी बात है, 2003 में एक मूवी आई थी ब्लड डायमंड, है ना, ब्लड डायमंड आई थी, जिसमें एक्टर था लियोनार्डो दी कैप्रिको और जेनिफर क्लूनी एक्ट्रेस थी उसके अंदर। तो वहां पर डायमंड का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना अफ्रीका के अंदर, उस पे लेके थी मूवी। तो बस उसी तरह से क्या था, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटीज टू स्टेम द फ्लो ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, है ना। तो डायमंड को लेके झगड़ा चलता रहता है और वहां पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह सब चीजें होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड किसको बोलते हैं, रफ डायमंड्स used by rebel movements or their allies to finance conflicted arm undermining legitimate governments। गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में हम रिबेल करेंगे, और उसके वो रिबेल के लिए क्या करेंगे, ये रफ डायमंड्स को यूज करेंगे अपन, उनकी स्मगलिंग करेंगे और पैसा वैसा कमाएंगे। 2003 में इट केम इनटू इफेक्ट, रिप्रेजेंटेटिंग फ्रॉम 81 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर्स है। देखो भाई साहब बहुत खराब स्थिति है, सेरा लियोन और ये सब जो डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना अफ्रीका के, वहां पर लड़ते मरते रहते हैं इन चीजों को लेके। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है टू रिमूव कॉन्फ्लिक्ट डायमंड फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन्स।
बिल्कुल, ये कॉन्फ्लिक्ट वाले डायमंड्स को हटा दो तो क्या है, शांति आ जाएगी उन इलाकों में भी। लोग तो सब जगह एक ही है ना। द विजिबल एविडेंस ऑफ दिस कमिटमेंट इज द किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम दैट बोथ सेफगार्ड द शिपमेंट ऑफ रफ डायमंड एंड सर्टिफिकेट देम एज कॉन्फ्लिक्ट फ्री। साइन तो करवाना पड़ेगा ना कहीं से आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट के सेटअप के अंदर अगर डायमंड्स निकाल के बेचोगे ना तो कॉन्फ्लिक्ट फ्री रहेगा। और ऐसे ही रिबेल ग्रुप निकाल रहे हैं डायमंड्स, बंधुआ मजदूर बना बना के, स्लेव्स बना के, तो वो चीजें गलत है। केपीएससी प्लेनरी 2018 में वाली जो है वो ब्रसल्स बेल्जियम की राजधानी में हेल्ड हुई थी। इस सेशन के अंदर यूरोपियन यूनियन ने चेयरमैनशिप हैंडेड की थी इंडिया को 1 जनवरी 2019 में। बड़ी अच्छी बात, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मिशन इनोवेशन। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ 23 कंट्रीज। यूरोपियन कमीशन किसके बिहाफ पे आएगी? यूरोपियन यूनियन के। इंडिया भी इसका फाइंडिंग मेंबर है मिशन इनोवेशन का, अ पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी। बड़ी अच्छी बात। अब ये मिशन इनोवेशन है क्या? इसने अनाउंस किया सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 30 नवंबर 1915 में हुई थी, 2015 में। वर्ल्ड लीडर आएंगे और एम्बिशियस एफर्ट लगाएंगे क्लाइमेट चेंज को कवर करने के लिए। किसके लिए काम करेगी? एक्सेलरेट ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशन विद ऑब्जेक्टिव टू मेक क्लीन एनर्जी वाइडली अफोर्डेबल। तो क्लीन एनर्जी जो है वो अफोर्डेबल बनाना है वाइडली, प्रचुर रूप से, बहुत फैले हुए तरीके से सबको क्लीन एनर्जी मिले। इसका कमिटमेंट क्या है? टू सीक डबल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द क्लीन एनर्जी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, R&D की स्पेलिंग गलत लिख दी है भाई, सीधी सी बात है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा लगेगा तभी तो वाइडली अप्रोच कर पाएगी क्लीन एनर्जी सभी लोगों को। प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करेंगे इसके अंदर, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होएगा और इनोवेटर्स को साथ में लेके आएंगे। सो फार 3 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो चुकी हैं। लेटेस्ट हुई थी माल्मो स्वीडन के अंदर। बड़ी अच्छी बात। तो याद रख लेना बस मिशन इनोवेशन से। ये देखो इंपॉर्टेंट भी है, आगे तक भी याद इसको रखा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसने एक एक्शन प्लान डेवलप किया था इन इट्स सेकेंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इट सेट आउट 4 ऑब्जेक्टिव्स। 4 ऑब्जेक्टिव इसने सेट आउट किए थे ओवरऑल गोल्स को डिलीवर करने के लिए। बड़ी अच्छी बात। इसकी 3rd मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इसने एंडोर्स किया था नंबर ऑफ की इनिशिएटिव एंड एक्टिविटीज टू डिलीवर द एक्शन प्लान थ्रू टू 2021 तक। अच्छी बात। इट को लीड्स इनोवेशन चैलेंजेस ऑन स्मार्ट ग्रिड्स। स्मार्ट ग्रिड्स क्या? पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऑफ ग्रिड एंड सस्टेनेबल बायोफ्यूल। नेक्स्ट, द अदर इनोवेशन चैलेंजेस आर कार्बन कैप्चर। कार्बन, ये एनवायरमेंट में ये सब चीजें अपन कर चुके हैं, तो है ना, यहाँ पर बस स्वीपिंग वे में चल लेंगे। कार्बन कैप्चर क्या होता है कि भाई पेड़ लगाओ, कार्बन कैप्चर हो जाएगा। कन्वर्टिंग सनलाइट एनर्जी में, क्लीन एनर्जी मटेरियल्स एंड अफोर्डेबल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ बिल्डिंग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं TIR कन्वेंशन। ये भी देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रॉक्स रिचर्स कन्वेंशन। ये इंटरनेशनल ट्रांजिट सिस्टम है अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, UNECE। ठीक है, 1975 में फोर्स आया था। क्यों? क्योंकि भाई साहब सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए किनके बीच में? जो इसकी पार्टीज हैं। इट फैसिलिटेट्स द इंटरनेशनल कैरिज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन और मोर कस्टम ऑफिसेज ऑफ डिपार्चर टू वन और मोर कस्टम ऑफिसेज ऑफ द डेस्टिनेशन थ्रू एज मैनी कंट्रीज इट इज नेसेसरी। मतलब स्पेन से लेके फ्रांस में आके और इधर जर्मनी में जाना है, तो बस यहाँ कस्टम ऑफिस से निकला और बीच में जितने भी आए चेक वेक करवाया और आगे चले गया, है ना। तो सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो हो गया ये अपना TIR कन्वेंशन। सरल चीज है, सिंपल चीज है, करके आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने भी इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया। इट वुड इनेबल इंडिया, वही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसको एक्सेस करने में बढ़िया काम करेगा।
और इंडिया का सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ में और अदर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है ना, ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके साथ में ट्रांसपोर्ट गुड्स का मूवमेंट करने में इंडिया की हेल्प करेगा, तो इंडिया का बिजनेस बढ़ेगा, है ना, इंडिया का हिसाब किताब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का फायदा मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, केप टाउन कन्वेंशन। देखो सब ये क्या रटने वाले हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इनको खत्म करवा रहा हूँ। 2001 के अंदर ये कन्वेंशन आया था, इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट एंड प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑफ मैटर स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट वाज एडॉप्टेड। मोबाइल इक्विपमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सके, मोबाइल। वाइल केप टाउन कन्वेंशन इज फॉर थ्री सेक्टर, एविएशन, रेलवे, स्पेस इक्विपमेंट। तीन केप टाउन के अंदर तो स्पेसिफिकली तीन आ गए, एविएशन, रेलवे और स्पेस। एविएशन में तो ये हवाई जहाज चलेंगे, स्पेस के अंदर सैटेलाइट गई, और रेलवे तो पता ही है। और इनकी अलग अलग तीन इंडिविजुअल प्रोटोकॉल निकालेंगे। एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल जो है वो केप टाउन में 2001 में अडॉप्ट की गई। कुछ नहीं है, सिंपल चीजें हैं, मोटे मोटे तौर पर नाम से ही आएगा, क्वेश्चन आएगा तो कि भाई केप टाउन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। It was signed in the conference organized by International Civil Aviation Organization, the International Institute for Unification of Private Laws, है ना, इन्होंने साइन करवा दी, बड़ी अच्छी बात। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भाई कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हो। टू एंश्योर एफिशिएंट फाइनेंसिंग ऑफ हाई वैल्यू मोबाइल इक्विपमेंट लाइक एयरफ्रेम्स, हेलीकॉप्टर एंड इंजन्स इन ऑर्डर टू मेक ऑपरेशन एज कॉस्ट इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल एज पॉसिबल। बड़ी अच्छी बात यही होगी, और क्या होगी, अफोर्डेबल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव। इंडियन गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है टू ब्रिंग इन केप टाउन कन्वेंशन एक्ट विच विल हेल्प टू रिड्यूस रिस्क रिलेटेड टू एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग एंड लीजिंग ट्रांजेक्शन इन द सिविल एविएशन स्पेस। इसीलिए सब लोग साथ में मिलके आते हैं, एक दूसरे की हेल्प मिल जाएगी। तो सिंपल चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें हैं, इनको ऐसे ही पढ़ना है। आगे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इंडियाज लॉ ऑन एंटार्क्टिका। देखो एंटार्क्टिका में पूरे में बर्फ जमी हुई है, तो एक्सपीडिशन के लिए लोग बाग जाते हैं, तो आने वाले समय में ज्यादा टूरिस्ट भी जाएंगे, फिशरीज का भी हिसाब किताब होएगा, फिशरीज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा वहां पे, तो डिस्प्यूट होंगे, क्राइम होंगे। और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया भी डेवलप कर रहा है एंटार्क्टिका के अंदर। तो इंडिया ने एक चीज की थी, दक्षिण गंगोत्री। इंडिया ने अपना बेस इस्टेब्लिश किया था 1984 में एंटार्क्टिका में। हैज वीकेंड एंड बिकम जस्ट अ सप्लाई बेस, है ना, तो वो अपना बेस जो बनाया था उसका हिसाब किताब सही नहीं है, तो अब अपने स्टेशन को और ज्यादा रीबिल्ड करेगी। मतलब उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कुछ बढ़िया हिसाब किताब होना चाहिए ना, बेस बनाया तो चीजें अच्छे से होनी चाहिए। तो क्या करेगी, रीबिल्ड करेगी स्टेशन को, है ना। तो द गवर्नमेंट इज रीबिल्डिंग इट्स मिशन मैत्री, जिसका नाम होएगा, टू मेक इट बिगर एंड लॉन्ग लास्टिंग, केवल सप्लाई बेस बन के ना रह जाए। अगला, इंडिया ने एसीड की है एंटार्क्टिका ट्रीटी भी। कीपिंग इन माइंड इंडिया इज ड्राफ्टिंग अ डेडिकेटेड एंटार्क्टिका पॉलिसी एंड अ लॉ, ये भी अच्छी चीज है। अगली चीज क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज टास्क्ड विद ड्राफ्टिंग द लॉ। इसमें काम कौन करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अर्थ साइंस क्यों, अर्थ से रिलेटेड चीज है ना, तो ये क्लाइमेट वगैरह ये सब चीजें अर्थ से रिलेटेड है, तो ये लगभग जो भी ऐसी चीजें है ना वो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री में ही आती है। जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी, तो वो अर्थ साइंस के अंडर में आता है। क्यों, क्योंकि मौसम अर्थ से रिलेटेड है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाले में नहीं आएगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। और कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के स्पेसिफिक लॉज हैं ही इसमें। आगे देख लेते हैं, अंटार्कटिका ट्रीटी क्या क्यों फ्रेम की गई थी, to ensure that Antarctica shall continue forever to be used exclusively for peaceful purposes, shall not become the scene of international conflict. Next, it prohibit military activity except in support of science, है कि नहीं।
आगे देख लेते हैं। मिलिट्री एक्टिविटी तो नहीं की जाएगी, वरना उसको भी युद्ध का मैदान बना देंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो पीसफुल पर्पस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो तो उसके लिए प्रोविजंस हैं। और ये एंटार्क्टिका ट्रीटी के तहत न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भाव नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर एंटार्क्टिका में ये नहीं कि आप न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना स्टार्ट कर दो, अपने अपने घर में अपना अपना हिसाब किताब देखो। साइंटिफिक रिसर्च, एक्सचेंज ऑफ डाटा, है ना, को प्रमोट करेगा एंड सस्पेंड्स ऑल टेरिटोरियल क्लेम। एंटार्क्टिका सबका है, ऐसा नहीं कि आप अपना घर बना के बैठ गए वहां पे, तो टेरिटोरियल क्लेम कोई नहीं कर सकेगा। तो एंटार्क्टिका ट्रीटी हो गई, सिंपल सी बात है, सरल सी बात है। आगे चल लेते हैं। तो एंटार्क्टिका ट्रीटी जब करो ना आप, तो एंटार्क्टिका का मैप देख लेना, तो आसपास के सी वगैरह देख लोगे तो थोड़ा सा उससे फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओपन स्काईज ट्रीटी। ओपन स्काईज ट्रीटी में क्या होता है? द ट्रीटी ऑन ओपन स्काईज इस्टेब्लिश अ regime of unarmed aerial observation flights over territories of its signatories। भाई सीधी सी बात है, हमेशा इंडिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से इंडिया फ्लाइट आ रही है, तो भाई साहब ऐसा है, लोग के आने जाने के लिए तो फ्लाइट ठीक है, लेकिन उसमें आप बम हथियार रखोगे तो काम नहीं चलेगा। तो सिग्नेटरी क्या बोलेंगे? अनआर्म्ड एरियल ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स रखेंगे हम तो। और क्या? इट इज डिजाइन टू एनहेंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस बाय गिविंग ऑल पार्टिसिपेंट्स अ डायरेक्ट रोल इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू एरियल इमेजिंग ऑन मिलिट्री एंड एक्टिविटीज ऑफ कंसर्न ऑफ देम। मिलिट्री वाला हिसाब किताब तो होगा ही नहीं, उसमें तो हम ट्रैक करते रहेंगे। नेक्स्ट, ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट वाइड रेंजिंग इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल एफर्ट है टू प्रमोट ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन मिलिट्री फोर्स एंड एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि यार हवाई जहाजों का यूज तो सभी करते हैं ना, तो उसमें ट्रीटी हो रखी है। और 34 इसके मेंबर स्टेट हैं, रशिया और यूएस भी इसके सिग्नेटरी हैं, फिर भी सारे लड़ते हैं। बताओ, चलो ठीक है, लड़ने दो इनको, मरने दो। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस का मतलब, आउटर स्पेस समझ ही गए, आउटर स्पेस कौन सा होता है? बाहर वाला स्पेस, मंगलयान टाइप्स। तो ये भी ये है कि भाई सीधी सी बात है, आउटर स्पेस जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज होए। ऐसी सैटेलाइट मत बना दो कि वहां से मिसाइल बम वगैरह छोड़े जा रहे हैं, तो उसका ध्यान में रखना है। ये ट्रीटी फोर्स में कब आई थी? 1967 में। यू रेटिफाइड बाय यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और सेवरल अदर कंट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट, एक बेसिक जो लीगल फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल स्पेस का, वो इसमें बनाया गया है। 108 कंट्रीज इसकी पार्टी हैं इस ट्रीटी की, इंडिया भी है। नेक्स्ट, इट वाज फॉर्मुलेटेड टू बार इट्स सिग्नेटरीज कंट्रीज फ्रॉम प्लेसिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ ऑन द मून। पता लगा मून पे एक मिसाइल रख के आ गए और इंडिया को डरा रहे हैं कि हम छोड़ देंगे, और या फिर अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। However, the treaty prohibit नहीं करती the placement of conventional vehicles in the orbit that use some highly destructive attack strategies such as kinetic bombardment are still potentially allowable। पता नहीं ये इन्होंने क्यों किया है। देखो ये ट्रीटी जो भी लेके आते हैं ना, तो सब अपना स्वार्थ रखते हैं, ठीक है, जैसा किया सो किया। और द ट्रीट, लेकिन हाँ ये चीज याद रखना है यार, इसमें ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं रखोगे, जैसे कि एटम बॉम्ब टाइप रख दिया, लेकिन कन्वेंशनल वेपन इसमें रख सकते हो, उसका प्रोहिबिशन नहीं है। तो कन्वेंशनल का याद रखना, यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है। थोड़े दिन पहले एंटी सैटेलाइट मिशन इंडिया ने स्टार्ट किया था ना, और सैटेलाइट को फोड़ा था, तो उसके बाद से ये ज्यादा न्यूज में आई थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? रायसीना डायलॉग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रायसीना क्या है? राष्ट्रपति भवन अपना इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स, जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी 14 से 16 जनवरी को। शांग्रीना डायलॉग होता है, एक सिंगापुर के अंदर एक होटल है, तो उसी की देखियो देख हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन
जो कि इंडिया में एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, वो मिलके करते हैं। ठीक है ना, शांग्रीला डायलॉग के लाइंस पर भी ये किया गया है। अब देखो, शांग्रीला डायलॉग ग्लोबल चैलेंजेस है ना, इस टाइम पे ग्लोबल कम्युनिटी जो फेस कर रही है उन पर डिस्कस करने के लिए किया जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर ही किया जाता है। द नेम रायसीना कम्स फ्रॉम रायसीना हिल्स, द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज राष्ट्रपति भवन। जाना, जब आप आईएएस बन जाओगे ना और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, तो हमेशा डेली रायसीना हिल्स पर ही घूमते रहोगे आप। अगली चीज, द कॉन्फ्रेंस इज कमिटेड टू एड्रेस द मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटीज। डिस्कशन करने के लिए अच्छा हिसाब किताब है। तो देखो, यहां पर ये आपका लेक्चर खत्म हो जाता है। ये पूरा रटने वाला लेक्चर था, इसको स्वीपिंग वे में आपको रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है और बस खत्म कहानी। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे सारे लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो ओनली प्रीलिम्स पे आप अपना मेल करें। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो ये अपनी मैंने मेल आईडी दे दी है आपको, LOKUBETA, है ना, तो इस पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा अपना फीडबैक वगैरह आप देते ही रहेंगे। आराम आराम से यार पढ़ाई करते जाओ, है ना, कोई टेंशन हो तो पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत करते रहो, सिंपल होंगी चीजें। एग्जाम का टाइम नजदीक आते जा रहा है तो क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी लिया करो, अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है चीजों को लेकर। ओवरबर्डन करते हैं ना तो हमारे पैर फूल जाते हैं और अपनी एफिशिएंसी और गिरती है। तो 7 घंटे के कम से 7 घंटे नहीं पढ़ पाओ तो 6 घंटे ही पढ़ो, लेकिन इस तरह से पढ़ो कि हमारा मूड अच्छा रहे, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहो। उस तरह से करके करोगे तो एक क्रिटिकल टाइम है, तो ये टाइम थोड़ा अच्छे से हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। ओनली आईएएस पे अपन पढ़ाई कर रहे हैं, ओनली आईएएस, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट, आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर एनीवे एनी हाउ। तो आज के लिए इतना ही, सेशन को करते हैं खत्म। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।